हार्डकोर हिंदूज हैं ना, जिनको आप कह सकते हो कि ब्राह्मण्स जिन्हें कहा जाता है, उनको ये चीज़ मालूम है कि 3 ही टाइप की एनर्जीज हैं, जिसमें विष्णु आ जाता है, शिवा आ जाता है, ब्रह्मा आ जाता है। वरना आपको इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स में आंख का रेफरेंस दिख रहा होता है, वो आंख की बात नहीं कर रहे हैं। आप ना छत की तरफ देखिए, खड़े खड़े यूं अपनी आंखों को ऊपर छत की तरफ कीजिए। अब आप अपनी आंखें नीचे से ऐसा ऐसा बंद करना शुरू करें। मोमेंट आता है दिन का 12 बजे का या 1:15 पे होता है सूरज, तो उस वक्त सजदा करने से ही मना किया गया है। और आपको ये लगे कि ये जो एनर्जीज हैं, ये एनर्जीज नहीं है, ये कोई गॉड है या कोई एंटिटी है, अगर आप इसकी बातों को नहीं सुनोगे तो आप पे अजाब आएगा। वेरी सिंपली पुट, अगर आप हिप्नोटाइज्ड हो ना, तो उसको चेक करने का एक तरीका है, आज आपने जितना कंटेंट कंज्यूम किया है ना, उसकी एक लिस्ट बना लो और 3 दिन बाद देखो आपको फीलिंग्स कैसी आ रही है। आपको क्लास 3 क्लास 4 में बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जो तुम वीडियो देख रहे हो वो वीडियो नहीं है। ह्यूमन बॉडी डिजाइंड है 160 to 180 ईयर्स चलने के लिए। आपको पहाड़ और रूहानियत साथ साथ मिलते हैं, इसलिए वहाँ रूहानियत इंसान की बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, बहुत इमोशनली कनेक्टेड होता है। जब बिल्कुल एंड में होता है तो उसको वो अपना फरिश्ता। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? बेटे के एक और सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अगर आपको याद होगा तो कुछ वक्त पहले हमने एक बेटे सेशन किया था जिसमें हमने हॉलीवुड और CIA के बारे में बात की थी। फिर उसकी सेकंड एपिसोड आई जिसमें हमने एक बहुत ही खौफनाक प्रोजेक्ट, जो मेरे ख्याल में CIA की तारीख का सबसे ख़तरनाक प्रोजेक्ट में से एक है, जिसके बहुत ही कम बातें अब तक मंजर आम पे आ चुकी हैं, जिस प्रोजेक्ट का नाम है MK अल्ट्रा। हमने MK अल्ट्रा को थोड़ा सा एक्सप्लोर किया था और कुछ चीज़ें डिस्कस की थी उसके अंदर के जो दीगर प्रोजेक्ट्स से, ख़ासतौर पर साइकेडेलिक्स ड्रग्स वगैरह किस तरह यूज़ की जाती हैं दिमाग को मैनिपुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। उसी सिलसिले में आज हम तीसरा पार्ट करने जा रहे हैं और MK अल्ट्रा का मेरे ख्याल में अब तक का सबसे ख़तरनाक हिस्सा है जिसको आज हम जिसके बारे में बातचीत करेंगे, और वो है हिप्नोसिस। कि हिप्नोसिस को किस तरह से यूज़ किया जाता है MK अल्ट्रा में, या क्या इस प्रोजेक्ट के तहत कौन से ऐसे प्रोग्राम बनाए गए थे जहाँ पे हिप्नोसिस यूज़ किया जाएगा और दिमाग को कंट्रोल किया जाएगा। इस सब पे बात करने के लिए हमारे साथ आज फिर से मौजूद हैं जनाब तलत चौधरी भाई। क्या हाल है आपके सर? आपके बेहतरीन। जहांगीर भाई आप बताइए। हैट्रिक होने वाली है सर? हो गई, बगैर हैट्रिक आज हो गई समझ लें। जी हाँ, थोड़ा बहुत कमेंट्स को भी फॉलो कर रहा हूँ, काम की थोड़ी मसरूफियात हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लोग इतना इतने जोश के साथ इस कंटेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं, कंटेंट को बहुत पसंद कर रहे हैं। और आई विश कि अभी अगर आज ये मुकम्मल हो भी जाता है ना MK अल्ट्रा, तो हम किसी और चीज़ के ऊपर फिर डाइव इन करते हैं कि और क्या चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं। लेकिन आज का जो मौजू है ख़ास तौर पर हिप्नोसिस, उसमें बात करेंगे। ज़रा हिप्नोसिस के बारे में बताएं आप मुझे, क्या सीन होता क्या है ये? बहुत सिंपल करके बताएं तो हिप्नोसिस भी मैजिक की किस्म में आता है। ये बेसिकली ब्लैक मैजिक में आ जाता है। ओके। हिस्टोरिकली मैजिक का कहा जाता है कि 2 कैटेगरीज होती हैं, एक ब्लैक मैजिक कहलाता है, एक वाइट मैजिक कहलाता है। ठीक है जी। ब्लैक मैजिक यूजुअली इसलिए ब्लैक मैजिक कहलाता है क्योंकि उसमें आपकी इंटेंशन दूसरे बंदे को कंट्रोल करने की है। और वाइट मैजिक में आपकी इंटेंशन अपनी डेवलपमेंट के ऊपर है कि मैं अपने आप को कैसे बेहतर करूं। वो सेल्फ असेसमेंट वाला सीन हो गया ये। जी हाँ, मोनोथीइज्म में आ जाते हैं तो मैजिक का वर्ड डिलीट कर दिया जाता है, क्योंकि मैजिक फिर भी रेफर कर रहा होता है कि आप किसी ना किसी एक्सटर्नल फैक्टर को यूज़ कर रहे हो, ड्रग्स को यूज़ कर रहे हो, किसी चीज़ पे क्लिंग ऑन कर रहे हो कि इसके थ्रू मुझे जो है वो ताकत मिलेगी या इसके थ्रू मुझे रिजॉल्व मिलेगा। जैसे आपको हिंदुइज्म में दिखेगी ये चीज़। जो हार्डकोर हिंदूज हैं ना, जिनको आप कह सकते हो कि ब्राह्मण्स जिन्हें कहा जाता है, उनको ये चीज़ मालूम है कि 3 ही टाइप की एनर्जीज हैं, जिसमें विष्णु आ जाता है, शिवा आ जाता है, ब्रह्मा आ जाता है। ये फ्रीक्वेंसीज हैं। इसको यूँ क्लासीफाई कर लें कि ब्रह्मा जो है वो क्रिएशन की फ्रीक्वेंसी है। ओके। शिवा जो है वो एक तरह का मेंटेनर है। आई एम सो सॉरी, विष्णु जो है वो मेंटेनर है, मतलब जो ब्रह्मा ने क्रिएट किया उसको विष्णु मेंटेन करेगा। और शिवा इज काइंड ऑफ अ डीकंस्ट्रक्टर, जिसको एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस जो आपके हिंदूज होते हैं वो एज अ डिस्ट्रॉयर भी ले लेते हैं। लेकिन वो बेसिकली एक साइकिल को डिफाइन करने की 3 एनर्जीज हैं। अब इन 3 एनर्जीज ने अलग अलग ह्यूमन फॉर्म्स में अर्थ के ऊपर अपनी प्रेजेंस दिखाई है कि एक बंदा पैदा हुआ जिसके अंदर क्रिएट करने की जो एक एनर्जी है वो अलग से ही मतलब शाइन कर रही है। आप उसको बांस का टुकड़ा दे रहे हो, उसमें से राग निकाल रहा है। आप उसको लोहा दे रहे हो, वो उसमें से औजार बना रहे हैं। ये क्रिएटिव एनर्जी, ठीक है। इसी तरह से सस्टेनर एनर्जीज होती है, इसमें ज़्यादातर बादशाह आ जाते हैं या फिर लॉर्ड्स आ जाते हैं। और तीसरी आपकी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है, वो यूजुअली आपको फाइटर्स में दिखेगी, वॉरियर्स में दिखेगी। उनकी इंटेंशन चीज़ को डिस्ट्रॉय करने की नहीं है, लेकिन उनको करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू क्रिएट अ न्यू सिस्टम। आपके कहने का मैं ये मतलब समझूं कि ये जो 3 चीज़ें हैं ये बेसिकली इंसान की खुसलतें हैं कि वो क्रिएट करता है, मेंटेन करता है और डिस्ट्रॉय भी करता है। एब्सोल्युटली सर, एब्सोल्युटली। क्योंकि हिंदुइज्म को मैं इसलिए रेफर कर रहा हूँ क्योंकि हिंदुइज्म के जो स्क्रिप्चर्स हैं जिनको वेदास कहा जाता है, ये वन ऑफ दो स्क्रिप्चर्स हैं जो अच्छे खासे अभी तक मेंटेन्ड हैं, जिनके अंदर कहते हैं मिनिमम पॉसिबल कंटेमिनेशन की गई है।
और मज़े की बात ये अगर आप इनको रेफर करेंगे ना तो आपको इनसे रिलीजन की फील नहीं आएगी, आपको लिटरली ऐसा लगेगा आपको साइंटिफिक डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हो, क्योंकि मोस्टली उन्होंने जो चीज़ें उन्होंने ह्यूमन बॉडी के ऊपर क्लासिफिकेशंस की हुई हैं। ये टर्म आपने बहुत सुनी होगी, चाक्रास। यस, ठीक है, चाक्रास की सबसे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन आपको वेदास में और हिंदू जितने भी स्क्रिप्चर्स हैं जिन्होंने फिर आगे जाके वेदास पे डिटेल लिखा, इन्हीं से मिलेगी। आपका जो इस्लामिक जो बेसिकली कल्चर है, जब इसने वर्ल्ड वाइड फॉर्म लेना शुरू किया था, उसमें मुसलमान ही हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस चीज़ को ट्रांसलेट करके अरबिक में ला के इस पर काम करना शुरू किया, जिससे हमें आइडिया हुआ कि ह्यूमन बॉडी के भी 4-5 लेयर्स होते हैं, कि स्टमक का अलग लेयर है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अलग हैं, फिर आपके ब्रीदिंग ऑर्गन्स अलग हैं, फिर थिंकिंग ऑर्गन्स अलग हैं। तो अगर आप किसी भी पोलोथिस्टिक रिलीजन को थोड़ा सा साइंटिफिक दिमाग से देखोगे, आपको ये चीज़ें क्लियरली दिखना शुरू हो जाएंगी। मसला ये है कि ज़्यादातर लोग जिनको ये नॉलेज समझ में आ जाती है, उनके अंदर ग्रीड का एलिमेंट भी होता है। अब सोचे ना, पुराने वक्तों में तो हर कोई जाके वेदास को नहीं पढ़ सकता, क्योंकि बड़ी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है संस्कृत, एटलीस्ट आज के ज़माने में भी। तो जिनको थोड़ा बहुत समझ आ जाता था, उनमें अगर ग्रीड होता था, तो फिर वो आपको हिप्नोटाइज करते थे कि आप थ्रू एंड थ्रू देख नहीं पाओ कि वो एक्चुअल मेंशन क्या करना चाह रहे हैं। आपके दिमाग में एक अलग से कॉन्स्ट्रक्ट क्रिएट हो जाए और आपको ये लगे कि ये जो एनर्जीज़ हैं, ये एनर्जीज़ नहीं है, ये कोई गॉड है या कोई एंटिटी है। तो इसको आप जितना खुश करोगे उतनी आपकी लाइफ बेहतर होगी। इससे अगर आप इसकी बातों को नहीं सुनोगे तो आप पे अजाब आएगा एंड स्टफ लाइक दैट। अब ये हिप्नोसिस का सबसे पुराना रेफरेंस है जो कि डॉक्यूमेंटेड भी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि ज़्यादातर आपके पॉलीथिस्टिक रिलीजियस फंक्शंस या फिर रिचुअल्स जो हुआ करते थे, उनमें उनका फोकस यही होता था कि मेजर पब्लिक जो है उसको एक माइंडसेट पे लेके आना है। अब वो कोई भी स्टोरी हो सकती है। आप नॉर्थ में जा रहे हो तो वो आपकी जूस की स्टोरीज़ हैं, ओडिन की स्टोरीज़ हैं। आप इसमें अगर आप सेल्टिक्स में जा रहे हो तो वहाँ पे फिर आपके वाइकिंग लेजेंड्स वगैरह आ जाते हैं। हर पॉलीथिस्टिक में आपको क्लियरली दिखेगा कि एक नैरेटिव है जो कि मतलब पूरी की पूरी पब्लिक के अंदर फीड कर दिया गया है। सब ये मानने को तैयार है। वहीं से फिर बर्जर्कर्स का, और अगर आप इस्लामिक ब्रेन वॉशिंग भी देखें, हिप्नोटिज्म भी देखें, तो इसमें जो आपके पास सुसाइड बॉम्बर्स आ रहे हैं वो भी इसी बेसिकली हिप्नोटिज्म के स्ट्रक्चर को उनके ऊपर 100% इम्प्लीमेंट हो रहा है। इस हद तक हो रहा है कि उनको मोनोथिज्म के अंदर पॉलीथिस्टिक एलिमेंट्स दिखना शुरू हो गए हैं। अच्छा, हिप्नोसिस के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, मतलब अवाइल जवानी में आप कह लें कि एक शौक़ होता है ना क्या देखने का, या हिप्नोटिज्म कैसे होता है और ये सब चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो बेसिकली हिप्नोसिस की जो मैं अगर बुनियाद समझूं या कि एक पॉजिटिव साइड समझूं ना, कि अगर आप किसी ट्रॉमा में और कोई आपकी बैड मेमोरी है जिसको आप वाइप आउट करना चाहते हैं, कुछ होता है ना कि बहुत सारे आपके मसले आपके दिमाग में पैदा किए जाते हैं। अरे, और दिमाग के मसलों को कोई दवाई इलाज नहीं कर सकती। कि जो आपने सोच लिया इंसान ने, अब इसकी सोच कैसे बदली जाए। कि बहुत सारी बीमारियां दिमाग से क्रिएट होती हैं, दिमाग में ही रहती हैं, जिसको हम नफ्सियात की बीमारी कह लें, या 100 किस्म के हम नाम दे सकते हैं। कि जब तक यहाँ से हल नहीं होगी तब तक उस पर फ़ायदा नहीं होगा। तो उस पर भी हिप्नोसिस यूज़ किया जाता है। और एक बड़े मशहूर साइंसदान हैं, डॉक्टर डेविड स्पिरल नाम है गालिबन उनका, मुझे नाम ठीक से याद नहीं आ रहा। उनका एक टेस्ट है कि स्पिरल आई रोल टेस्ट। वो देखते हैं कि भाई जब भी आपने किसी को हिप्नोटाइज करना होता है तो पहले आप ये जांचते हैं कि उसके अंदर कितनी काबिलियत है या कितनी वो पोटेंशियल है हिप्नोटाइज होने की। हर बंदा हिप्नोटाइज नहीं हो सकता। हर बंदा नहीं हो सकता। तो वो एक टेस्ट है। वो कहते हैं कि भाई आप अपने जो ऑब्जेक्ट है, मिसाल के तौर पे आप मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई तलत भाई आप ना छत की तरफ देखिए, खड़े खड़े यूँ अपनी आंखों को ऊपर छत की तरफ कीजिए, देखिए, तवज्जो रखिए वहाँ पे मुकम्मल। अब आप अपनी आंखें नीचे से ऐसा ऐसा बंद करना शुरू करें। बिल्कुल बिल्कुल दोबारा कीजिए, बिल्कुल स्लोली बंद करने की कोशिश, बिल्कुल स्लोली। देखें अब स्लीपी स्टेट आना शुरू हो गई है। अब ये इसमें पता क्या सीन है, आप में ना हिप्नोटाइज होने की काबिलियत बहुत कम है, मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि उस टेस्ट के मुताबिक कि जब आप ऊपर देख रहे होते हैं ना, तो आप हाईली कॉन्शियस मोड में होते हैं, एक्टिव मोड में। ओके, ठीक है। जब आंखें बंद करना मतलब कि आसपास से बेखबर होना, ये दो मुख्तलिफ किस्म की जो कुव्वतें हैं उनको आप जोड़ रहे होते हैं। अब जिस बंदे में काबिलियत होती है हिप्नोटाइज होने की, उसका क्या होता है कि जब वो आंख बंद करना शुरू करता है ना, तो इसकी ये ऊपर ही रहती है, या आपको वाइट पोर्शन नजर आना शुरू हो जाएगा उसकी आंख का, जब ऐसा सा बंद करेगा। यानी कि वो होश में रहते हुए भी, ये तो मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली, तो ज़्यादातर लोग हो सकते हैं ना, होश में रहते हुए भी वो मधोशी की तरफ जा सकता है, उसमें क्षमता है, काबिलियत है आंखें बंद कर लेने की। लेकिन जो बंदा हिप्नोटाइज नहीं हो सकता या हिप्नोसिस जिस पे इतना कारगर नहीं हो सकता, उसका ये सीन होता है कि जब आप उसको आंखें बंद करने कहते हैं ना, तो जैसे उसकी आंखें बंद करने वाली होती हैं, ये आंखें ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाती हैं, टेंशन मोड में आ जाती हैं।
तो ऐसा बंदा मुश्किल से हिप्नोटाइज होता है या फिर नहीं हो सकता है। ये कैटेगरीज होती हैं, इनको रैंक किया जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कि ये बंदा किस स्टेज पर है और किस लेवल की हिप्नोटिज्म चाहिए होगी इस बंदे को मैनिपुलेट करने के लिए। और ये कोई स्यूडो साइंस नहीं है, बाकायदा थीसिस लिखे हुए PhD डॉक्टर्स हैं जिनकी ये न्यूरोसाइकोलॉजी में आ जाता है। यस, और ये कहते हैं कि हम इसलिए करते हैं, ये इसलिए लाजिम होता है कि कुछ ट्रॉमाज होते हैं जो इंसान के दिमाग से निकालने होते हैं कि वो उससे सोचना बंद कर दे। तो जब आप हिप्नोटाइज होते हैं, हिप्नोसिस के प्रोसेस में आप डले हुए होते हैं, तो दिमाग आपका उस वक्त शट डाउन होता है, लिटरली कॉन्शियस आपका एक्टिव हो जाता है, बाकी तमाम हवास आपकी शट डाउन हो चुकी होती हैं। तो उस वक्त जो बातें की जाती हैं, कोई टेप रिकॉर्डर के तौर पे लगा दिया जाए या आपके साथ बातें की जाए, म्यूज़िक लगा दिया जाए, वो क्या करता है कि वो बैड एनर्जी या बैड मेमोरीज जो है वाइप आउट करता है आपके दिमाग से। आपको बताता है कि आप बहुत काबिल हो, बहुत अच्छे हो। ये बीट्स होती हैं, लोग सोने के से पहले इस्तेमाल करते हैं, तो अभी लोग करते भी हैं। यूट्यूब में आपको हज़ारों वीडियोस मिल जाएंगी इस तरह की बीट्स की, स्लीपिंग बीट्स भाई, के आप लगाओगे आप सुकून की नींद सो जाओगे। इनका एग्जैक्ट नाम होता है बाइनॉरल बीट्स। बाइनॉरल बीट्स, यस। इसमें बेसिकली कर ये रहे हैं कि एक जो आपको लेफ्ट और राइट से फ्रीक्वेंसीज मिल रही है ना, उनमें तकरीबन 10 से 12 हर्ट्ज का डिफरेंस रखा जाता है। ओके, आपने सही पकड़ा सर। आई एम ग्लैड आपने मुझे ये रेफरेंस बता दिया और ये नॉलेज दे दी। ये वाला पॉइंट मुझे नहीं मालूम था। मुझे इसका इजिप्शियन रेफरेंस मालूम है, क्योंकि हिप्नोटिज्म के ऊपर सबसे ज़्यादा काम जो है वो एक्चुअली इजिप्शियंस ने किया हुआ है। उनके जो हायरोग्लिफ्स हैं उनमें आपको आई का सिंबल बहुत ज़्यादा दिखेगा। वियर्डली वो आई का सिंबल नहीं है, ये बेसिकली आपके ब्रेन के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसे अमिगडाला कहा जाता है, ये उसका सिंबल है। ये भी रिसेंटली ही डिकोड हुआ है, वरना ज़्यादातर लोग वो ना आपको इल्यूमिनाटी और फ्रीमेसन्स में आँख का रेफरेंस दिख रहा होता है, वो आँख की बात नहीं कर रहे हैं। आपके ब्रेन के अंदर 2 ऐसे पार्ट्स हैं जिनको अगर आपने सही से अपने कंट्रोल में ले लिया तो बंदा आपके कंट्रोल में आ गया, हिप्नोटाइज हो गया बेसिकली। एक आपका हिपोकैलमस है, हिपोकैलमस में मेमोरी होती है और अमिगडाला में आपके इमोशंस होते हैं। अब इन दोनों का एक कनेक्शन है, मेमोरी की बेस पे आपके इमोशंस रिलीज हो रहे होते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है, जो आप मेमोरीज बनाते हो उसकी बेस पे आप एक इमोशन अपने दिमाग में रेफरेंस कर लेते हो कि ये सिचुएशन होगी तो अच्छा बिहेव करना है, ये सिचुएशन होगी तो बुरा बिहेव करना है। एंड एग्जैक्टली सर, अगर आपको ये मालूम हो कि आपका ब्रेन किस फ्रीक्वेंसी पे चल रहा है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज 3 होती हैं सर। रिमेंबर मैंने आपको ब्रह्मा, विष्णु और शिवा का रेफरेंस दिया था। अगर हम प्योर साइंटिफिकली जाएं तो आपका ब्रेन 3 फ्रीक्वेंसीज पे फंक्शन कर रहा है, अल्फा, बीटा और गामा। ठीक है जी। अच्छा, अल्फा जो है वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें माइंड क्रिएटिव हो जाता है। बीटा वो फ्रीक्वेंसी है जिसमें आपका माइंड एक सस्टेन्ड चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करता है। मतलब यूँ समझ लें कि आपने एक आइडिया सोचा तो वो अल्फा फ्रीक्वेंसी में जनरेट होगा। उस आइडिया को अब आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं, उसका प्रोसेस बनाना चाह रहे हैं, तो आपको बीटा फ्रीक्वेंसी में जाना है। और अगर उस आइडिया को आपको रिकंस्ट्रक्ट करना है या तोड़ना है या फिर उसमें ऐड ऑन करना है तो फिर आपको गामा में जाना पड़ेगा। ये हिंदुइज्म में 6-7 हज़ार साल पहले उनके वेदास में लिखा हुआ है। बस फ़र्क इतना है कि संस्कृत में लिखा हुआ है, मेजॉरिटी लोग इसको सही से ट्रांसलेट नहीं कर पाते। ये इन 3 फ्रीक्वेंसीज़ का मतलब है, ये बाइनॉरल बीट्स में यूज़ किया जाता है। बट द प्रॉब्लम इज़ आप बीमारी का इलाज जो है ना वो जड़ काट के नहीं कर रहे हो, वो उसके पत्ते काट के कर रहे हो। बिकॉज वो मेमोरी एक फिजिकल फॉर्म में एज अ न्यूरॉन आपके माइंड में रहेगी। आप एक हद तक ही उसे सप्रेस कर सकते हो या फिर ऑल्टर कर सकते हो। इवेंचुअली इसका सोल्यूशन इनलाइटमेंट ही है, और इनलाइटमेंट को आजकल के ज़माने में तो पता नहीं क्या बनाया हुआ है। इनलाइटमेंट वेरी सिंपली पुट इज एक्सेप्टिंग रियलिटी। ठीक है, इनलाइटमेंट के एक्चुअली अराउंड 32 to 33 लेवल्स हैं, कि फ्री मेसन्स में एक्चुअली सबसे अच्छे डिफाइंड है। अगर आपको वो 33 लेवल्स समझना है तो आप फ्री मेसोनिक वेबसाइट पे चले जाओ, बड़े आराम से साफ अब तो लिखे, अब तो वो छुपाते भी नहीं है। लेकिन आप साइंस की तरफ भी आओगे तो आपको एक हायरार्की मिलेगी। आप अगर बिजनेस के स्टूडेंट हो तो उसमें मैस्लो हायरार्की से कही जाती है। इसी तरह जब आप फिल्म मेकिंग की तरफ आते हो, फिल्म मेकिंग स्पेसिफिकली प्योर हिप्नोटिज्म है। इट इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ हिप्नोटिज्म, जो इस वक्त वर्ल्ड वाइड ना सिर्फ काम कर रहा है बल्कि इस पे मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करके इसको एक्सपैंड किया जा रहा है टू द पॉइंट कि आप 3D वर्ल्ड्स के अंदर AR और VR को भी आप इनकॉर्पोरेट कर रहे हो। पुराने वक्तों में आप साइकेडेलिक्स यूज़ कर रहे होते थे अपनी इन्वायरमेंट को AR और VR की तरह बनाने के लिए। इतना स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड होता था कि बंदे को यकीन हो जाता था कि मैं जिस इन्वायरमेंट में गया हूँ ये इन्वायरमेंट एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। ट्रू। इस वक्त आप सोशल मीडिया को, इंटरनेट को, कंटेंट को और नैरेटिव्स को ऑल्टर करके इस तरह से आम आदमी को प्रेजेंट कर रहे हो कि उसको इस चीज़ का यकीन हो गया कि अगर मेरी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन मुझे इस बंदे को देख के मिलेगा।
इसमें अनफॉर्चुनेटली इस वक्त सबसे ज़्यादा जो टॉप पर है वो इन्फ्लुएंसर का नाम आता Yes. है। इन्फ्लुएंसर इज़ नॉट क्लासिफिकेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ एजुकेशन। इन्फ्लुएंसर कोई भी उठ के बन सकता है, 3 साल का बच्चा भी बन सकता है अगर वो बहुत अच्छी वायरल वीडियो बना ले, 80 साल का आदमी भी बन सकता है जिसने ज़िंदगी भर दुनिया भर के मसले देखे हुए हों। लेकिन एज एन इन्फ्लुएंसर उसका जो इम्पैक्ट एक आम आदमी पे आ रहा है, वो उसको तो बैक स्टोरी नहीं पता ना, वो तो खाली वीडियो देख रहा है। तो उस वीडियो को ऐसी टैक्टिक्स के थ्रू बनाना है कि वो आपके माइंड में इम्प्रिंट हो जाए। और ऑन एवरेज अगर आप किसी को हिप्नोटाइज करते हो तो इट टेक्स 36 to 72 आवर्स फॉर इट टू मैनिफेस्ट। ये आप अपने ऊपर रख के चेक कर लो, क्योंकि मेरे ऊपर भी ये चीज़ काम करती है। मैं अगर फॉर एग्जांपल रैंडमली बैठा हूँ और आपसे डिस्कशन कर रहा हूँ, तो मैं जिन चीज़ों पे डिस्कशन कर रहा हूँ ना, मैं जब थोड़ी देर बाद अपना मोबाइल खोलूँगा तो मुझे यूट्यूब में इन कॉन्वर्जेशन में जो मोटे मोटे कीवर्ड्स हैं उनसे रिलेटेड एड्स और वीडियोज़ ही रेफर करना शुरू कर देगा। ऐसा ही है। प्योर कंट्रोल, प्योर हेलुसिनेटिक कंट्रोल। और अगर आप 25 to 30 टच नहीं किया है तो आपका अमिगडाला उस पॉइंट पे नहीं आया कि वो स्टेबलाइज हो जाए। आपका अमिगडाला जो है ना, जब आप पैदा होते हैं उसके साथ साथ ग्रो करता रहता है और ये स्टेबलाइज करता है अराउंड 24-25 की एज पे। तो 24-25 की एज तक आपको जिस इन्वायरमेंट में रखा गया है, जिस तरह ट्रीट किया गया है, जिस तरह की आपके ऊपर साउंड की बम्बार्टमेंट हुई है, इमेजेस की बम्बार्टमेंट हुई है और कल्चरल टैबूज़ की बम्बार्टमेंट हुई है, वो आपके अंदर सॉलिडिफाई हो चुकी है। अब उसका कोई इलाज नहीं है। अच्छा तलत, इसी चीज़ को ना अगर हम योगा में, मेडिटेशन में, इनकी ज़ुबान में देखें ना, तो एक टर्म यूज़ की जाती है थर्ड आई अवेकनिंग। थर्ड आई अवेकनिंग, तो वो भी हिप्नोसिस से रिलेटेड है। सारा गेम ही थर्ड आई का है। थर्ड आई अमिगडाला ये सेम चीज़ है एक्चुअली। आपकी थर्ड आई कह ले, या आप इसको एक तरह से एक एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन कह लें, आपकी रूह की आंख है, ये भी आप इसको कह सकते हो। और योगा अगेन आप समझोगे मैं हिंदुइज्म की तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन हिंदुइज्म को जितना करप्ट किया गया है ना इन ऑर्डर टू क्रिएट अ पॉलीथियस्टिक रिलीजन, इतना और कोई रिलीजन, मतलब इतना और की वैदिक डॉक्यूमेंट्स करप्टेड है नहीं। योगा बेसिकली इज इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू कंट्रोल रेगुलेशन ऑफ केमिकल्स इन योर बॉडी। अगर आप इस्लाम को भी देखेंगे ना, किसी भी मोनोथियस्टिक रिलीजन को देखेंगे, उसके अंदर सर्टेन प्रैक्टिसेस और रिचुअल्स होंगे जो टाइमिंग के हिसाब से लॉक्ड होंगे कि इस टाइम पे ये प्रेयर करनी है, इस टाइम पे ये प्रेयर करनी है, क्योंकि उस स्पेसिफिक टाइम पे आप जो मूवमेंट कर रहे हो वो ना सिर्फ अर्थ की मूवमेंट से सिंक हो रही है, बल्कि मून की मूवमेंट से सिंक हो रही है, सूरज की मूवमेंट से सिंक हो रही है। यहाँ बैठे बैठे आप पूरे यूनिवर्स से एक तरह से कनेक्ट कर गए। इससे अंदाज़ा लगा लें, बिकारी साहब होते तो ज़्यादा बेहतर तरीके से बताते कि एक मोमेंट आता है दिन का 12 बजे का या 1:15 होता है सूरज, तो उस वक्त सजदा करने से ही मना किया गया है कि भाई उस टाइम कोई नमाज ना पढ़ी जाए या कुछ नफल ना पढ़े जाए, कि वो टाइम ठीक नहीं है नफल पढ़ने के लिए भी। वो बैकफायर करेगा। जब आप डार्क प्रैक्टिसेस की तरफ जाएंगे या ब्लैक मैजिक या हिप्नोटिज्म की तरफ जाएंगे, तो कोशिश ये की जाएगी कि बंदे के माइंड में ये डाला जाए कि ये जो ऑफ टाइम्स हैं यही वो बेस्ट टाइम्स है जिनमें आपको जाके काम करना है, यही वो बेस्ट टाइम्स है जिनमें आपको परफॉर्म करना है। और अब तो मसाजिद में एक लाल बत्ती लगना शुरू हो गई है कि जब लाल बत्ती जल रही हो तो उस वक्त आपने नवाफिल अदा नहीं करने। तो ये बड़ी काम की चीज़ है जो इसकी हम गहराई में नहीं जाते। हमारा मसला है ना कि हम सुनते हैं, हम अमल करते हैं, या हम सुनते हैं, हम अमल नहीं करते। हम उसकी वजह तलाश नहीं करते जिसका हमें हमारा दीन भी हुक्म देता है कि यार तलाश करो, ढूंढो, तहकीक करो। आपने कहा ना मेरे पे हिप्नोटिज्म काम नहीं करता, उसकी मेन वजह यही है कि मैंने फिल्म मेकिंग पढ़ी हुई है। बल्कि कोई भी ऐसा शख्स जिसको फिल्म मेकिंग का, एडिटिंग का या रिदम का आइडिया होगा, उसके ऊपर हिप्नोटिज्म काम नहीं करेगा, क्योंकि जैसे ही आप उसको हिप्नोटाइज करने जाएंगे उसकी अपने माइंड में मेमोरी है कि ये टैक्टिक जो है इसलिए यूज़ होती है। अब आप मुझे हिप्नोटाइज करने के लिए जो टैक्टिक्स यूज़ करोगे वो मैं एडिटिंग में यूज़ करता हूँ वो मैं फ्रेमिंग में यूज़ करता हूँ, लाइटिंग में यूज़ करता हूँ। तलत साहब, वो मेमोरी जो है लिटरली मेरी ढाल बन जाती है। इससे बेहतरीन हिप्नोटिज्म की मिसाल क्या होगी कि मिसाल के तौर पे अभी एक ड्रामा चल रहा है, कभी मैं कभी तुम, इस तरह का कुछ नाम, मुझे ठीक से नाम मैं इसीलिए उसकी सारी एपिसोड्स देख रहा हूँ। अच्छा, अब मज़े की बात सुने। सबको पता है कि फहद मुस्तफ़ा एक करोड़पति आदमी है, सबको पता है कि हानिया आमिर एक करोड़पति औरत है, बहुत कामयाब है अपनी लाइफ में, बट वो स्क्रीन पे 1 घंटे के लिए आते हैं जिसपे उन्होंने एक रोल प्ले किया है कि वो गरीब है, मुश्किल है, और लोगों के इमोशंस जुड़े हुए उसके साथ। मतलब आप उसको उस पर्टिकुलर टाइम के लिए आप उस सबको सच मान लेते हो। आप मूवी देखने जाते हो, ठीक है, सलमान खान को एक अभी कत्ल की धमकी मिली हो, 10,000 सिक्योरिटी गार्डों के साथ घूम रहा है, वही आप देखते हो कि चुलबुल पांडे में 1.5-2 घंटे की मूवी है, हीरो बना हुआ 100 बंदों को मार रहा है, और आप उस पर्टिकुलर फ्रेम में, उस पर्टिकुलर मोमेंट में आपका दिमाग तस्लीम कर रहा है कि हाँ ये वाकई में हीरो है ये। एग्जैक्टली। तो एक शॉर्ट टर्म हिप्नोसिस या शॉर्ट टर्म हिप्नोटिज्म की इससे बेहतरीन मिसाल और क्या होगी? मूवी देखते हुए, ड्रामा देखते हुए उस कैरेक्टर के हिसाब से आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं। मज़े की बात ये है जी कि ज़्यादातर लोग अगर फॉर एग्जांपल अगर दुनिया में 100 लोग हैं और 90 पे हिप्नोसिस काम कर रहा है ना, तो वो जो 10 है जिन पे काम नहीं कर रहा, उनमें से भी 5 या 6 ऐसे हैं
जो अपने आप को सेल्फ हिप्नोसिस करके बाकी 90 में जुड़ना चाह रहे हैं, ऐसा ही क्योंकि आप अपने आप को आइसोलेट नहीं कर सकते एज अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान की बेसिक नीड्स में से है कि वो एक सोसाइटी का किसी चीज़ का हिस्सा बने। और आपने सलमान खान की बात की ना सर, साइकोलॉजी को कोट करता हूँ यहाँ पे। साइकोलॉजी के अंदर कहलाते हैं आर्केटाइप्स, ठीक है जी। यूँ समझिए कि जब हम पैदा होते हैं तो हमारे दिमाग में फिजिकली एक नीड होती है अराउंड 10 से 12 लोगों से कनेक्ट करने की, जिसमें आपका एक डॉक्टर आ गया, एक हंटर आ गया, एक केयर टेकर आ गया जिसको आप मदर कह सकते हो, फिर एक टीचर आ गया, फिर इसको आप एज अ जोकर भी कह सकते हो या फिर एज अ विलन भी कह सकते हो कि एक विलन आ गया। इस तरह करके 12 आर्केटाइप्स हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट हर इंसान में इनग्रेंड है, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजिकल हिस्ट्री है पिछले 8-9 हज़ार साल की, उसमें हम हमेशा कल्चरली या सोसाइटी के तौर पे जुड़ के चले हैं। हमारी एज अ हंटर गैदरर भी जो ग्रोथ हुई है वो ये मिल के हंट करते थे और फिर वो सारा वापस ले जाके अपने गांव में देते थे, तो वहाँ पे डेजिग्नेटेड जॉब्स होती थी सबकी। ये वाले जो आर्केटाइप्स हैं ना, इनको टारगेट किया जाता है थ्रू फिल्म मेकिंग, जिसमें सलमान खान आ गया, जिसमें टॉम क्रूज आ गया। आप नाम लेते जाओ, मैं आपको बताता जाऊँगा कि कौन कौन से इनके ट्रेट्स हैं जो कि इन्होंने लिटरली साइकोलॉजी से उठा के इस कैरेक्टर को दिया। क्योंकि सलमान खान तो स्क्रिप्ट्स नहीं लिख रहा ना, सलमान खान तो एक्ट आउट कर रहा है। एक्चुअल जो जीनियस है, जो आप कह रहे हो, जो मैजिशियन पीछे बैठा हुआ है, क्योंकि 2024 में अगर आपको कहना है ना कि जादूगर को ढूंढो, मैं कहूँगा ये ढूंढे कि किसने फिल्म मेकिंग में बैचलर्स, मास्टर्स या PhD किया हुआ है, वो बंदा जादूगर है। सर अभी हम दोस्त बैठे हुए थे और बातचीत कर रहे थे कि हिप्नोटाइज बंदा कैसे होता है, हिप्नोसिस कैसे वर्क करता है, वैसे गपशप चल रही थी। तो मैंने एक मिसाल दी कि इंडिया की एक वीडियो आई थी स्टेज ड्रामे की। ओके। वो क्या हुआ कि वहाँ एक बंदा जो विलन बना होता है ना, तो उसने इतना बेहतरीन रोल प्ले किया था कि ऑडियंस में से एक बंदा उठ के आके उसको मारने लग जाता है। मैंने कहा आपको लग रहा होगा ये बंदा बेवकूफ़ है, जाहिल इसलिए मार रहा है, ये इसलिए नहीं मार रहा, ये उस प्ले से ये इतना प्रोन है हिप्नोटाइज होने से, इसका दिमाग इतना प्रोन था हिप्नोसिस से कि ये आधे घंटे का एक ड्रामा देख के हिप्नोटाइज हो गया। वो इसके दिमाग ने मान लिया कि सच में विलन है, वाकई में इसने इस बंदे को मार दिया है। मगर इससे बेहतरीन मिसाल हिप्नोटाइज की, हिप्नोसिस की आपको क्या मिलेगी? वो अलग बात है कि हम ऐसे बंदों को जाहिल कह देते हैं, अनपढ़ कह देते हैं, बेवकूफ़ कह देते हैं, पर ये नहीं समझते कि इसके दिमाग ऐसा महसूर हो गया उस परफॉर्मेंस से, हिप्नोटाइज हो गया कि आसपास की रियलिटी को भूल के इस चीज़ को रियलिटी मान बैठा। वरना 1,00,000 बंदा बैठा हुआ था वहाँ पे, वो नहीं उठा, एक ही बंदा उठा या 2 बंदे उठे, वो उन्हीं पे एक चीज़ क्लिक कर गई। मगर ये सबसे आसान और सादा मिसाल है कि इंसान का दिमाग कब कैसे हिप्नोटाइज हो जाए पता ही नहीं चलता है। अरे आप इसमें बच्चों की एग्जांपल ले ना। अब बच्चे से ज़्यादा प्योर एनर्जी किस चीज़ की हो सकती है? बच्चा जो है मेरे हिसाब से डिवाइन से कनेक्टेड है। जब तक उसको प्यूबर्टी हिट नहीं हो रही, उसका सिस्टम प्योर गवर्नमेंट वो क्या कहते हैं ना, नेचर के हिसाब से चल रहा है। और सबसे आसान होता है एक बच्चे को सेड्यूस करना कि उसको कहीं स्पाइडरमैन में कोई यूनिफॉर्म दिख जाए, उसको यकीन हो जाएगा ये वही स्पाइडरमैन है जो मैंने वीडियो में देखा, अभी ये छलांग लगाएगा, बैटमैन दिख जाए, इस तरह कोई कैरेक्टर दिख जाए। तो ये सर, अगर आपको एक बंदे को हिप्नोटाइज करना है, उसके लिए सबसे पहला टारगेट ये है कि इसकी लॉजिक ऑफ करनी है। इसकी लॉजिक ऑफ होगी तो इसके इमोशंस आपके कंट्रोल में आएंगे। ये 2 पार्ट्स याद रखिएगा सर, आपका अमिगडाला और आपका हिपोकैलमस। हिपोकैलमस ये सामने वाला हिस्सा होता है। अगर आपका ये कनेक्शन इन 2 चीज़ों का टूट गया ना, तो आपके अमिगडाला को अब कौन सा इमोशन प्रोड्यूस कर रहा है, ये थ्रू म्यूजिक दिया जाएगा, ये थ्रू इमेजरी दिया जाएगा। और जिस बंदे को लॉजिक यूज़ करने की ज़्यादा आदत नहीं है, उसको हिप्नोटाइज करना सबसे ज़्यादा आसान होगा। और लॉजिक हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स से होती वेल लॉजिक का अलग डिपार्टमेंट है वो आपका एक तरह से उसमें पे लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का कॉन्सेप्ट आ जाता है। मैं इस चीज़ में बिलीव करता हूँ, ये इसमें थोड़ी सी सूडो साइंस भी है, क्योंकि ब्रेन को उतनी डिटेल में एक्सप्लोर नहीं किया गया जितनी डिटेल में उसको करना चाहिए, क्योंकि आप घुसते जाते हो वो और डेप्थ दिखाया जाता है। आई थिंक अभी यहाँ तक पहुँच गए हैं कि न्यूरॉन्स हैं, उनको अगर खोलो तो उनके अंदर की भी जो है ना अजीब किस्म के इसमें पार्ट्स बने हुए हैं, जिसकी बेस पर न्यूरॉन अपने आप को रिपेयर भी कर रहा है, ग्रो भी कर रहा है और ख़त्म भी कर रहा है। एक न्यूरॉन यूँ समझ लें 1 MB ऑफ मेमोरी है, और हमारे ब्रेन में ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स हैं। और सबसे माइंड बॉगलिंग चीज़ मेरे लिए है कि जिस तरह से वो न्यूरॉन स्ट्रक्चर्ड है, उसी एग्जैक्ट तरीके से अगर आप बड़ी बड़ी ये जो स्पेस में आपकी सैटेलाइट्स गई हुई हैं, इनकी पिक्चर्स निकालो, सेम पैटर्न पे पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है इस तरह से इनग्रेन हो रहा है। तो एक तो रेप्लिकेशन हो रही है कि ये इतना कॉम्प्लेक्स है कि आप घुसते जाओगे डेप्थ ख़त्म नहीं होगी। तो बेस्ट सोल्यूशन ये है अगर आपको बंदे को हिप्नोटाइज करना है, इसे कट ऑफ ही कर दो, इतनी डेप्थ मेरी वायरिंग नहीं की जा सकती। कभी कभार ना बड़े वाइल्ड थॉट्स आते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि हम भी ना एक न्यूरॉन है किसी बहुत ही बड़ी मखलूक के दिमाग का, और हमने ये पूरा एक ये आप स्पिरिचुअलिटी में जा रहे हो ना। हाँ, ये हम कंस्पिरेसी तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये एक तरह का थीसिस है। इसको हम प्रूफ तो नहीं कर पा रहे, लेकिन ये फील होता है। आप किसी को बोलोगे उसके अंदर रेजोनेट होगा ना,
ये बेसिकली आप इनलाइटमेंट की तरफ एक इंसान को खींचने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि हिप्नोटिज्म से आपको इस हद तक अपने इमोशंस पे डिपेंडेंट कर दिया जाता है कि आपको याद भी नहीं रहेगा आप कर क्या रहे हो। इसके एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं उनमें फिर आपके मेंटल डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। वेरी सिंपली पुट, अगर आप हिप्नोटाइज्ड हो ना तो उसको चेक करने का एक तरीका है, आज आपने जितना कंटेंट कंज्यूम किया है ना उसकी एक लिस्ट बना लो और 3 दिन बाद देखो आपको फीलिंग्स कैसी आ रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आज अगर आपने बैठ के मिर्ज़ापुर देखा है तो हो सकता है आज से 3 दिन बाद आपको उस वाले कैरेक्टर के ट्रेट्स जो हैं वो अपने अंदर फील होना शुरू हो जाएं। सर मेरे 2 दोस्त हैं, एक का नाम काजी आरिस और एक का नाम मजात है। उन्होंने एक सीरीज़ देखी पंचायत मैंने नहीं देखी, अमेज़न पे आती है, मुझे लिंक दीजिएगा इसका। और मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई उसके बाद, क्योंकि एक कैरेक्टर था वो ऐसा ऐसा करके बात करते थे उसमें, तो वो जालिम ये दोनों इंसान जो है ना पिछले कोई 3 महीने से इसी तरह बात करते हो, मुझे चिढ़ होती। Now this is a real time example of self induced hypnotism. हाँ, उनको पता है कि ये फिल्म के कैरेक्टर्स हैं Yeah. लेकिन वो नहीं मानना चाहते, वो कहते नहीं है मेरी जिंदगी अजाब हो गई सर उनकी वजह से। नहीं, इस तरह मैंने भी बहुत से कैरेक्टर्स को फॉलो किया है, बहुत से सुपर हीरोज को फॉलो किया है, कॉमिक बुक्स को किया है, लेकिन जब आप रीडिंग की तरफ आते हो ना, रीडिंग एक ऐसी चीज़ है सर जो अच्छे अच्छे हिप्नोटिज्म को काट सकती है। इसलिए ज़्यादातर लोगों पे अब उन पे हिप्नोटिज्म हुआ हुआ है या उन पे जिन चढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब काले जादू में कहते हैं ना, आप एक एंटिटी आ गई है जो कि आप पे हावी हो चुकी है। हिप्नोटिज्म का और इसका आपको जो एंड रिजल्ट है ना बड़ा सिमिलर मिलेगा, क्योंकि इवेंचुअली एक बंदा अनप्रेडिक्टेबल हो गया तो उसको कंट्रोल करना आसान है। और इन दोनों को अगर आप साइकोलॉजी से ट्रीट करो, मतलब आपने उस बंदे के माइंड में घुस के सबसे पहले उसे ग्राउंड करना है। ये वाली टैक्टिक मुझे पता चली थी थोड़ी ज़्यादा, मैं डार्क वेब पे घुस गया था। अब आपके आर्मी स्नाइपर्स होते हैं ना, स्पेशली यूएस फोर्सेस के। अब सोचिए एक आर्मी का स्नाइपर है, उसको जाके एक बंदे को मारना है, बंदा है अफगानिस्तान में कहीं, और 3 दिन उसने सिर्फ वॉक करना है उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कि वो उसका निशाना लगा सके। अब उसको 2 दिन हो गए चलते हुए, उसने कोई 35-40 किलो अपने ऊपर सामान टांगा हुआ है और उसकी विल पावर टूट चुकी है। अब उसकी नीयत नहीं है जाके ये मिशन कंप्लीट करने की, उसको अपनी अम्मा याद आ रही है, उसको अपने बच्चे याद आ रहे हैं, उसको वो बर्गर याद आ रहा है जो कि मैकडॉनल्ड्स से मिलता है। अब वो क्या करेगा? इसका इन्होंने लिटरली 5 स्टेप प्रोसेस बनाया हुआ है। इसको कहते हैं आपने अपने 5 सेंसेस को ग्राउंड करना है। जैसे ही आप उनको ग्राउंड करोगे ये सारे के सारे इमोशंस शट डाउन हो जाएंगे, क्योंकि आपका माइंड फाइट और फ्लाइट में जा रहा है ना, अननोन टेरिटरी में जा रहा है तो डर रहा है। सही। सबसे पहले जो भी आपको दिख रहा है बोलो, व्हाट डू यू सी इन फ्रंट ऑफ यू। फिर कोई एक स्मेल आइडेंटिफाई करो जो आपको अपने आसपास से आ रही है। किसी एक चीज़ को जाके टेस्ट करो, चाहे मिट्टी उठा के टेस्ट कर लो, कुछ भी कर लो, प्लास्टिक कर लो, लेकिन कोई एक ऐसी चीज़ टेस्ट करो जो तुम्हें फेमिलियर है। एक साउंड का नाम लो जो तुम्हारे आसपास से आ रही है। द मोमेंट यू डू दिस प्रोसेस, ये बेसिकली आपने अपनी सेंसेस को एक्टिवेट करना है। टच, टेस्ट करना है, टेस्ट की जो सेंस है, आपने सुनना है, साउंड सुनने की सेंस है, आपने खुशबू सूंघनी है, नाक की सेंस पे आ गई है। तो कहने का मकसद ये कि आपने अपनी 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना है कि ये ठीक काम कर रही हैं, आपका दिमाग रेडी है, समझे। और इंस्टेंटली जो आपका असल में माइंड फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स में चला जाता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है ना वो बाय डिफॉल्ट तो बेसिकली एक एनिमल ही है, एक तरह के मैमल है। हम भी यहाँ के जानवर ही हैं। तो उसको या तो हैप्पीनेस चाहिए या सैडनेस चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा माइंड पे लोड डालोगे तो सैडनेस की तरफ ही जाएगा कि यार अननोन एनवायरनमेंट में आ गए, मज़ा नहीं आ रहा, तंग कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो इस सिचुएशन से आपको बाहर कैसे निकलना है? आपको हर रिलीजन में स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस मिलेंगी जो एक तरह से आपको यही करने को कह रही होंगी। लेकिन मैंने जो आपको रेफरेंस दिए है कि यूएस आर्मी की ट्रेनिंग का रेफरेंस है कि स्नाइपर बंदा है ना उसका माइंड कैसे सॉलिड रखना है, क्योंकि मेरे हिसाब से स्नाइपिंग करना सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स काम होता है, क्योंकि वो अकेले कर रहे हो ना, आपके साथ कोई भी नहीं है, जाके छुप जाना है, बैठ जाना है। यही टैक्टिक अगर आप अपनी रियल लाइफ में अप्लाई करना शुरू कर दो ना, रोज़ सुबह उठो 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए किसी ऐसी जगह पे बैठ जाओ जो 100% फेमिलियर है। इसमें बेस्ट ये होता है कि आप वो अराउंड 5 या 6 बजे के करीब उठ जाओ, क्योंकि उस वक्त शहर स्टार्ट नहीं हुआ होता, तो आपको मैकेनिकल नॉइजेज या सिंथेटिक नॉइजेज नहीं आएंगी, नेचर की साउंड आएंगे, जैसे कौवे चीलें या चूहे बिल्लियाँ सुनाई देंगे। इसमें आपने 10 मिनट बैठना है, 5 मिनट बैठना है, और 1 हफ्ते तक रोज़ ये 5 मिनट आपने अपने इन 5 सेंसेस को एक्टिवेट करना है। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ आपने ये 5 से 7 दिन कर लिया ना, क्योंकि मैं ये तकरीबन अब 6 या 7 साल से कर रहा हूँ। ओके। आप पे ना किसी किस्म की नेगेटिविटी काम करेगी, ना आपको कोई कंट्रोल कर पाएगा। आपको लिटरली फील होना शुरू हो जाएगा कि जो आपके सामने बंदा आ रहा है
यार आपको कभी आपके साथ होता है किसी बंदे के पास जाके बैठो तो एक अजीब सी वाइब्रेशन टाइप की फीलिंग आती है कि नहीं यार कुछ गलत है, कुछ ऑफ है, ठीक है ना। वो आपकी बॉडी आपको बता रही होती है कि जिस फ्रीक्वेंसी पे आपका थॉट प्रोसेस चल रहा है ये उसके साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर रही है। इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो बंदा बुरा है, बस मैच नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपके कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगी टू द पॉइंट कि आप किसी भी बंदे के साथ फ्रीक्वेंसी मैच कर पाओगे, उसके माइंड से कनेक्ट कर पाओगे। और एक दफ़ा ये आपके साथ होना शुरू हो गया, हिप्नोटिज्म चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग किस्म का आप पे काम करना बंद कर देगा। ठीक है, हिप्नोटिज्म करने के लिए सबसे पहले उसने आपके सेंसेस को ऑफ करना है। रिमेंबर LSD सर? LSD पे इन्होंने इतनी ज़्यादा रिसर्च क्यों की? क्योंकि उसकी मुझे पर्सनली 2 वजूहत मिली, मैं गलत भी हो सकता हूँ। एक तो ये आसानी से बन जाती है कोई मसला ही नहीं है प्रोड्यूस करना, मतलब लीटरों में बनाओ क्योंकि वो सिंथेटिक है ना। ये तो नहीं है कि किसी चीज़ को उगाना है बनाना है, केमिकली बना रहे हैं और लैब में बना रहे हैं। दूसरा, इनको अब ये इंफॉर्मेशन मेडिकली रिलीज्ड है कि जब लाइसर्जिक एसिड कोई बंदा कंज्यूम करता है ना तो आपका ब्रेन के जितने भी कंपार्टमेंट्स हैं वो हेवायर हो जाते हैं। मतलब आपने कोई चीज़ स्मेल की ना तो जहाँ पे स्मेल की मेमोरी स्टोर्ड है वहाँ जाने की बजाय LSD की वजह से वो टच में चला जाएगा। आप कोई चीज़ विजुअली देख रहे हो तो बजाय विजुअल की मेमोरी में जाने के कि ये कलर जो है वो पर्पल है, वो आपको साउंड में ले जाएगा। इसलिए इतनी जो मैंने सुनी आज तक जिन लोगों ने कंज्यूम किया है, थाईलैंड जाके, पाकिस्तान में जो कंज्यूम किया है। सर आप अगर मीडिया रेगुलरली कंज्यूम कर रहे हो ना, सॉरी टू कट यू ऑफ, लेकिन अगर आप रोज़ 4 से 6 घंटे मीडिया कंज्यूम कर रहे हो, स्पेशली सोशल मीडिया रील्स, और बंद दिमाग से कर रहे हो तो आपके दिमाग में और एक LSD खाए हुए के दिमाग में कोई फ़र्क नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हर वो शख्स जो इंस्टाग्राम में टिकटॉक यूज़ करता है वो रोज़ाना 2-3 घंटे रील्स नहीं देखता होगा। आई हाईली डाउट। क्यों मुझे भाई? ऐसा ही है भाई, ये आपके अंगूठे के स्क्रॉल पर है ना, अंगूठे के स्क्रॉल पे चलता रहेगा सर। और इस एल्गोरिथम को पता है कि आपको क्या चीज़ें इंटरेस्ट है। वो पहले कुछ दिनों में भाप लेता है कि यार जहांगीर को ये चीज़ देखना अच्छी लगती है, तो वो उस चीज़ से रिलेटेड आपको रील्स दिखाएगा। आप घंटा 1.5 घंटा आपको कहाँ गया आपको पता ही नहीं चलता सर। घंटा 1.5 घंटा सर, 8-8 9-9 घंटे कहीं नहीं गए। अगर आप वाकई में इस चीज़ से एडिक्ट हो जाओ, आप नोटिस कीजिए, ये मेरी अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, अगेन आई कुड बी रॉन्ग, लेकिन जिस तरह से आप बैठ के स्क्रॉल कर रहे होते हो, ये जो बड़े बड़े बुजुर्ग बैठे होते हो तस्बीह नहीं कर रहे होते, लिटरली सेम मोशन है, ऐसा ही है, सेम आपकी जो है बॉडी की पोजीशन है और सेम आपका थॉट प्रोसेस है कि आपने अपने आप को नम करना है। इसमें एक और चीज़ सिमिलरिटी आपको दिखा दूँ। आप बुजुर्ग कभी तस्बीह पढ़ रहे हो, जिक्र कर रहे हो ना, उनको छेड़ दें तो चिढ़ जाते हैं एकदम से। रील देखते हुए बंदे को भी छेड़ दो, कोई काम बोल दो ना, वो भी चिढ़ जाता है एकदम से। क्योंकि आप एक चीज़ पे इतना आप फोकस कर रहे हो ना, आप लेजर टाइप फोकस करा रहे हो। इसको हिंदुइज्म में ध्यान कहते हैं, हम लोग इसको तसव्वुफ कहते हैं। अलग अलग नाम है, चीज़ सेम ही है सर। चाइना में चाइनीज़ में बोल रहे हैं, हम लोग उर्दू में बोल रहे हैं, अंग्रेज़ जो है इसको इंग्लिश में बोल रहे हैं। इन दी एंड आपने अपनी बॉडी को हर चीज़ से फ्लो स्टेट में कनेक्ट करना है। कहीं पे भी कोई ब्लॉकेज आ रहा है ना, और वो ब्लॉकेज जो है आपको किसी और के कंट्रोल पे डाल देगा। इसमें अगेन सबसे ज़्यादा कॉमन हिप्नोटिज्म है, क्योंकि म्यूज़िक के ज़रिए करना बहुत आसान है। ये आपका इवेंचुअली ड्रग्स की जगह ये लोग विजुअल्स पे और म्यूज़िक पे इतना ध्यान इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एक छोटा बच्चा जो होता है ना, अगर उस पर आपने ये बम्बार्टमेंट शुरू कर दी, जो पहले 5 से 7 साल होते हैं ना सर एक इंसान के, जब वो अभी प्यूबर्टी हिट नहीं की है, अभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स किक इन नहीं हुए हैं, हार्मोन्स अभी नहीं आ रहे हैं, तो उसके 3 ही केमिकल्स हैं, वही मैंने आपको पहले मेंशन किए थे, ऑक्सीटॉक्सिन है, डोपामीन है और सेरोटोनिन है। और ये तीनों केमिकल्स आप ऑडियो विजुअल के जरिए एक बच्चे में रिलीज कर सकते हो। सर बच्चों की आपने बात की मोहित भाई, सुनिएगा। सीन क्या हुआ कि गार्शिया नाम की खातून है, उन्होंने अभी केस कर दिया है कैरेक्टर AI पे। कैरेक्टर AI बेसिकली एक चैट बॉट है और ये किसी भी कैरेक्टर में आके आपसे बात करेगा, जो कैरेक्टर आप उसको असाइन कर देंगे। तो सिविल नाम का एक बच्चा था 14 साल का, उसने डेनेरिस टारगेरियन जो गेम ऑफ थ्रोन में कैरेक्टर थी, किंग और मदर ऑफ ड्रैगन के नाम से, डेनेरिस, मैं हमेशा नाम भूल जाता हूँ उसका, बड़ा मुश्किल नाम है, मुझे मुश्किल से याद हुआ है। क्या किया कि उसी कैरेक्टर पे उसने बिल्ड किया अपने कैरेक्टर AI को, उससे बातें करना शुरू कर दी और महीनों उससे बातें करता रहा। उतने इन्फ्लुएंस में आ गया कि इन दी एंड उस बच्चे ने खुदकुशी कर ली। खुदकुशी करने के बाद उस बच्चे की माँ ने केस कर दिया कैरेक्टर AI पे और कहा है कि भाई कि ये इससे बातें करके मुतासिर हो रहा था, वो इसने मोटिवेट किया मेरे बेटे को खुदकुशी करने में। 14 साल का बच्चा था, वैसे ही डिप्रेस था, वो उससे बातें करता रहा। तो एक दिन उससे मैसेज किया कि मैं चाह रहा हूँ अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर दूँ इस तरीके से। तो कैरेक्टर AI ने आगे से जवाब दिया, हाँ आइडिया तो अच्छा है। तो फिर इसने लड़के ने उससे पूछा कि यार मुझे तकलीफ़ होगी इस चीज़ से। तो कैरेक्टर AI ने जवाब दिया कि तो क्या फ़र्क पड़ता है इससे, डज इट रियली मैटर?
इन दी एंड वो 14 साल का बच्चा दिमागी तौर पे वैसे ही डिप्रेस, एक ही कोने में घर में पड़ा हुआ महीनों से एक चीज़ से बातें कर रहा था, इतना मुतासिर हुआ कि उसके कहने पे, उसके शय पे उस बच्चे ने खुदकुशी कर दी। और अब उसकी माँ ने केस किया है गूगल पे और करेक्टर एआई पे। इसीलिए कहते हैं कि हम कोई टेक्नोलॉजी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन इसको रेगुलेट करना ना, इसको कहीं ना कहीं बंद बांधना लाजमी है, ज़रूरी है। ये आपको एक जो है वो तय करनी पड़ेगी, अपना एक सरहद बनानी पड़ेगी इसकी, भाई कि इससे आगे नहीं जा सकता। इखलाकी तौर पे आपको सरहदें बनानी पड़ेंगी, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी नस्ल को ये किस तरह से खा जाएगा। और आप सिर्फ इसलिए नहीं बोलोगे कि अगर आपने बात की तो आप कुंज जहन लगेंगे, आप लगेगा कि आप कोई फंडामेंटलिस्ट हैं, कि आप तरक्की के खिलाफ हैं। नहीं, मैं खुद वीडियो एडिटर हूँ जी। एनिमेशन एआई के आने के जरिए मेरा काम बहुत आसान हो गया। जो एडिट मैं पहले 1 हफ्ते में करता था, मैं 1-1, 2-2 दिन में कर पा रहा हूँ। लेकिन क्या सर, मैं ये पॉइंट साइड तो है ना, फिर इसका तस्लीम तो करना चाहिए ना, डार्कर साइड ऑफ द टेक्नोलॉजी। ये मेरा बहुत स्ट्रिक्ट पर्सनल डायरेक्टिव है कि अब वो पॉइंट नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में आके मीडिया सीखो। आपको क्लास 3 क्लास 4 में बच्चों को सिखाना पड़ेगा कि जो तुम वीडियो देख रहे हो वो वीडियो नहीं है। 1 सेकंड में जब 24 तस्वीरों को एक साथ गुजारा जाता है तो हमें लगता है मूवमेंट क्रिएट हो रही है। सर जो तुम साउंड सुन रहे हो वो साउंड नहीं है, वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं। तलत भाई, उसी 24 जो सबलिमिनल मैसेजेस होते हैं ना, सबलिमिनल मैसेजेस, सर उसी 24 तस्वीरों में से एक तस्वीर जो होगी ना, वो उस पैगाम की होगी। आपका दिमाग तो फ्लो में फिल्म एक वीडियो बना देगा, लेकिन आपका जो सबकॉन्शियस है वो हर तस्वीर अलग अलग देख रहा है, हर पैगाम वो रिसीव कर रहा है। मैनिपुलेट करना दिमाग को इतना आसान हो गया है इस दौर में। खैर शुरू से आसान था, जब से कोल्ड वॉर शुरू हुई है तब से। इसको कहते हैं फॉरबिडन इन्फॉर्मेशन। हाँ। ये फॉरबिडन नॉलेज है। अब आई थिंक उस पॉइंट पे आ गया है कि जो ये अचीव करना चाह रहे थे थ्रू मास हिप्नोसिस, वो हो चुका है। तो वो कहते हैं इन्फॉर्मेशन बाहर भी आ जाए तो इट रियली डजंट मैटर। मुझे तो ये लगता है। नाउ कम टू दैट टॉपिक ऑफ MK अल्ट्रा। MK अल्ट्रा ना कोना में खड़ा मुस्कुरा रहा है कि मेरा नाम नहीं ले रहे अभी तक के लोग। MK अल्ट्रा ने किस तरह इसको यूज़ किया, जो सब हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, हिप्नोसिस के बारे में, हिप्नोटिज्म के बारे में, सबलिमिनल मैसेजेस के बारे में। MK अल्ट्रा अगर आप प्योर फैक्चुअली देखो, MK अल्ट्रा की मेन वजह तो सोवियट्स और कोरियंस और चाइनीज़ को काउंटर करना था उस टाइम पे। लेकिन हमारे पास कोई डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं है कि MK अल्ट्रा जो है वो सक्सेसफुल रहा है। इसलिए वो कोने में खड़ा हुआ मुस्कुराता ही रहेगा। आप आगे जाके जो भी इम्प्लाई करोगे वो एज अ कंस्पिरेसी थ्योरी ही काउंट होगा। इसलिए आपको बहुत ठंडे दिमाग से इन चीज़ों को 2+2 4 करना होगा। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आप खुद किन चीज़ों को माइंडलेसली फॉलो कर रहे हो, क्योंकि MK अल्ट्रा इस वक्त हर उस बंदे पे इम्पैक्ट कर चुका है जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। क्योंकि रिमेंबर, इन्होंने अकाउंटिंग के ऊपर भी बहुत रिसर्च किया है। जिस वक्त MK अल्ट्रा स्टार्ट हुआ था उस वक्त गोल्ड स्टैंडर्ड था दुनिया में। सही। और जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका जो एक्चुअली जीता है, उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये थी कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ ने अपना गोल्ड US में रखाना शुरू कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ से आगे हिटलर आसानी से ले नहीं सकता, समंदर पार करना पड़ेगा। इन्होंने इतनी पावर पकड़ ली कि इन्होंने अपनी करेंसी बनाना शुरू कर दी। अपनी करेंसी इस पॉइंट पे ले आए कि इस वक्त दुनिया में आप डॉलर कहीं भी लेके जाओ टक करके एक्सेप्ट होता है। मैं ये नहीं कह रहा पूरा US करप्टेड है। आई एम प्रीटी श्योर ऊपर अगर 100 लोग बैठे हुए तो उनमें से 70 ऐसे हैं जो कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं। लेकिन जो एक टेढ़ा है ना, उसने इस इन्फॉर्मेशन को इतने प्यारे तरीके से वर्ल्ड वाइड एग्जीक्यूट कर दिया है कि जितनी भी दुनिया की स्पाई एजेंसीज़ हैं, यहाँ तक कि जर्नलिज्म बेस्ड जितनी भी एजेंसीज़ हैं, वो सारी की सारी यही टैक्टिक्स यूज़ कर रही हैं। तो तरल भाई, मैं 100% इम्प्लीमेंटेड एक दफ़ा कहीं जिक्र किया था इस बारे में कि हम लोग कहते हैं ना, हम पूरे मगरब को रगड़ देते हैं बेसिकली। बट द फैक्ट इज़ कि आज हम जितनी भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज डिस्कस कर रहे हैं, सर ये तमाम मगरब वालों ने पहले डिबंक किया इन चीज़ों को। दज्जाल से लेकर जितना काम दज्जाल, एंड ऑफ टाइम्स और इन तमाम कॉन्स्पिरेसी, इल्यूमिनाती, फ्री मेसन्स पे वेस्ट ने किया है ना सर, हम तो उनका किया हुआ पकड़ के उसको आगे से रगड़ लें ना। हमने खुद से कुछ भी डिबंक नहीं किया, वो कुछ पता करा लिया हो, देख लिया हो। क्योंकि सर एनलाइटमेंट किसी को भी हिट हो सकती है। एक तो प्रोसेस बताया हुआ है ना। मज़े की बात ये है कि एनलाइटमेंट के 2 रास्ते हैं। एक तो ये है कि आपने अपने आप को परफेक्टली ट्यून करना है, और दूसरा कंप्लीटली अनप्रेडिक्टेबल है। कभी भी कहीं भी आके अटैक हो सकता है। इसकी आपको बहुत सारी कहानियाँ किससे भी मिलेंगे। कोई बंदा है ज़िंदगी में बहुत बुरा चल रहा था, जैसे हम पंजाबियों में एक बड़ी पुरानी कहावत है कि एक प्रोस्टिट्यूट थी जो कि अच्छी खासी अपने आप को हैवी ड्यूटी लेके चलती थी। उसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा एक कुत्ता जो है वो ज़ख्मी पड़ा हुआ था, उसे पानी नहीं पिया जा रहा था, उसने थोड़ा सा आगे ले जाके उसको पानी पिला दिया। तो उसके मरने के बाद जब ऊपर गई,
अल्लाह ताला ने डायरेक्ट डायरेक्टिव दिया कि ये जन्नत में जाएगी, क्योंकि इसने वो जो एक काम किया ना, उस एक काम की वजह से इसके बाकी सारे गुनाह इसके माफ़ हो गए। बाकी वो मजबूरी में कर रही थी, उसने अपनी 100% नीयत से किया। इनलाइटमेंट अजीब अजीब तरीक़ों से हिट होती है सर। इनलाइटमेंट से मुझे याद आया कि अभी हमारी बड़ी अच्छी जो है चैनल को फॉलो भी करती हैं मरियम साहबा, और वो करेक्टर वगैरह क्रिएट करती हैं, क्या इलस्ट्रेटर कहते हैं, क्या कहते हैं इलस्ट्रेटर, हाँ, वो बहुत बेहतरीन काम करती हैं। तो उन्होंने अभी एक स्टोरी लगाई हुई थी इंस्टाग्राम पे कि कोई थर्ड आई सिंड्रोम के बारे में, थर्ड मैन सिंड्रोम के बारे में। थर्ड मैन सिंड्रोम, ये बड़ा मज़े का सिंड्रोम, मैं इसको बताता हूँ कि ये मेरा पर्सनल एक वाक़या रह चुका है, इसलिए ना मुझे बड़ा ये हिट करता है ये थर्ड मैन सिंड्रोम। तो उन्होंने पूछा था कि ये हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में अपनी स्टोरी में, तो मैंने तो ना का जवाब दिया कि नहीं, उनके बारे में नहीं है। सीन ये है कि बहुत सारे जो लोग हैं जो पहाड़ों पे जाते हैं, ख़ास तौर पे कोह पैमा के आप कह लें, एक्सप्लोर करने के लिए पहाड़ों को, उन सबको एक फिनोमेना लाजमी हिट करता है उस वक्त जब वो बिल्कुल बेयार मददगार हो जाते हैं। उनको लगता है कि अब ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा, फंस गए हम लोग। तो उन्हें एक कोई बंदा नज़र आता है जो उनको हौसला देता है वहाँ पे, और ये आपको हर रिलीजन में रेफरेंस मिलेगा। इसको तो ग्रीन मैन कहा जाता है। इन आपका क्या नाम है? डिफरेंट नाम है, लेकिन एक कलेक्टिव नाम इसको थर्ड मैन सिंड्रोम का दिया है। थर्ड मैन सिंड्रोम के दो बंदों के मुझे ये टर्म नहीं पता थी, लेकिन मैं सिंड्रोम से फेमिलियर हूं। और जब इससे बात होना शुरू हुई ना, कि जब दुनिया जहाँ के कौम माँ जो थे, जो पहाड़ों पे जाने वाले, उन लोगों ने बातें करना शुरू की कि हाँ मुझे भी ये महसूस हुआ था, किसी ने देखा, किसी को महसूस हुआ कि मेरे साथ कोई है। कहीं 3 लोग थे तो उनको अपने साथ चौथा बंदा महसूस हुआ, कलेक्टिवली इतना स्ट्रॉन्ग। और फिर लोगों के वाक़यात आना शुरू हो गया कि मैं ड्राइव कर रहा था और मेरा एक्सीडेंट हो गया, और या फिर टायर मेरा पंचर हो, तो मुझे किसी ने बता दिया था टायर पंचर हो गया, साइड पे मैंने कर ली वरना बड़ा हादसा हो जाता। अच्छा, मतलब इस तरह के लोगों ने बड़े बड़े अपने किस्से बताए। एक ने ये बताया कि भाई कि मुझे बाकायदा कहा गया, एक मुझे आवाज़ आई कि भाई तू फ़लानी जगह जा। मैं फ़लानी जगह गया, फिर मुझे आवाज़ आई कि यार तू फ़लानी डॉक्टर के पास जा। मैं फ़लानी डॉक्टर के पास गया, अपना चेकअप करवाया, तो पता चला मेरे दिमाग में ट्यूमर पैदा हो रहा था और बड़ा अर्ली स्टेज था, तो मैं बच गया। मतलब ये एक बहुत ही बड़े फिनोमेना को फिर इन्होंने थर्ड मैन सिंड्रोम का नाम दे दिया कि ये हर बंदे के साथ वाक़या होता है। और मेरे साथ इस तरह का वाक़या हुआ कि मुझे एक बहुत बुरी आदत थी कि मैं हमेशा हर बात पे कहता था, बड़े अल्लाह ने बड़े अजीब चक्करों में फंसा दिया यार, अजीब चक्करों में फंस गया हूँ यार, प्रोक्रेस्टिनेशन। हाँ, तो 2008 में मेरा एक्सीडेंट हुआ और मेरा दोस्त ज़ीशान मेरे साथ था, और एज़ यूजुअल मुझे पता ही नहीं था कि मेरा पेपर है। मुझे लगा था गैप होगा, लड़के की कॉल आई पेपर जल्दी पहुँच, तो कराची GCT में पेपर देने में जा रहा था। अपने दोस्त को घर से कॉल की, बाइक लेके आया, 125 लेके आया वो, हम लोग निकले तेज़ी से जा रहे थे और उसमें हमारा एक्सीडेंट हो गया बहुत बुरा। और उसमें ये सीन हुआ कि मेरा दोस्त तो खैर उसके ट्रक के साथ लगते ही फुटपाथ पे जाके लग गया। मैं बिल्कुल रोड के बीच में आके बैठ गया और मैं अपने बिल्कुल सामने एक ट्रक को आते हुए देख रहा हूँ, और मुझे था कि ख़त्म है, दिस इज़ एंड। तब मुझे फील हुआ कि किसी ने मेरा कंधा धक्का दिया है इसको, और बहुत स्ट्रांगली मुझे फील हुआ। मैं घूम गया अपनी जगह बैठे बैठे, और मैं घूमा इस तरह से हूँ कि ट्रक मेरे बिल्कुल पास से उसका टायर गुजरा, मुझे उसकी हवा तक फील हुई है ट्रक की, कि वो एक एक्स्ट्रा चक्कर जो था ना, उसने मुझे कुचले जाने से बचा लिया। मैंने सॉरी टू कट यू, आपने उस वक्त फील किया एक तरह से हर चीज स्लो मोशन में चली गई है, टाइम डायलेशन भाई मुझे बहुत हर चीज वाज़ेह नजर आ रही थी, वो ऑब्जेक्ट वगैरह 150 फ्रेम पर सेकंड पे चला गया, देयर यू गो। तो 2017 में मैंने इस पे एक आर्टिकल भी लिखा था फेसबुक, अभी भी 2000 वो मौजूद होगा मेरी। नहीं, ये मेडिकल फिनोमेना है, ये एक्चुअल में होता है। अल्लाह का चक्कर, मैंने उस आर्टिकल को नाम दिया था कि खुद मैंने पर्सनली फील किया। अच्छा, ये चीज़ें ना हमें पहाड़ों पे दिखाई इसलिए देती हैं कि पहाड़ स्पिरिचुअलिटी से बड़े कनेक्टेड हैं। नेचर है ना वहाँ पे। आप देख लें कोहे तूर हो जाए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जाना हो जाए, या गौतम बुद्ध का जो है वहाँ पे इतिहास लेना हो जाए, योगियों का जाना हो जाए पहाड़ों पे जाके अपना करना, या गारे हिरा पे हुज़ूर सल्लम का जाना हो जाए, आपको पहाड़ और रूहानियत साथ साथ मिलते हैं। इसलिए वहाँ रूहानियत इंसान की बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होती है, बहुत इमोशनली कनेक्टेड होता है। और जब बिल्कुल एंड में होता है तो उसको वो अपना फरिश्ता, जिस सूरह रात की आयत नंबर 10 11 में अल्लाह पाक कहता है ना कि कोई ऐसा बंदा ही नहीं है जिस पे हमने निगहबान मुकर्रर ना किया गया हो। Yes. और इस तफसीर की है, लेकिन अगर मैं इसका क्रक्स निकालूँ ना, हम ज़ात की बात कर रहे हैं आप। yes. तो इसमें अल्लाह पाक कहता है कि हर मुकाम पे इंसान के साथ हिफाजत का एक फरिश्ते मौजूद होते हैं। माँ के पेट में भी फरिश्ता मौजूद होता है जो पल पल के बता रहा होता है कि अब नुत्फा गोश्त बन गया है, अब ये हो गया है, वो हो गया है। ये पूरा कुरान पाक पे इसका मौजूद है इस चीज़ का। तो ये वो आपका फरिश्ता होता है जो हर इंसान के साथ है। पहाड़ों में आपको दिखाई देना इसलिए शुरू हो जाता है कि स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आप एक्टिवेट होते हो, तो आप देख पा रहे होते हो, उसको फील कर पा रहे होते हो।
आम लाइफ में हर बंदे के साथ एक स्टेज आता है कि जब उसे लगता है ना अब कुछ भी नहीं बचा, ख़त्म हो गया हूँ, कोई इसको इनर वॉइस का नाम दे देता है, मुख्तलिफ नाम देते हैं इसको, पर दैट इट डज एग्जिस्ट। सर इस वक्त तो हमारे पास किसी भी तरह का फंक्शनिंग रिलीजन एक्चुअली बचा नहीं है। मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि रिलीजन को सही से एग्जीक्यूट करने के लिए ना उसका कम्युनिटी सेंटर होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे क्रिश्चियनिटी के अंदर चर्च है, इस्लाम के अंदर आपका आपकी मस्जिद है। सर मस्जिद आपका कम्युनिटी सेंटर ही होना था। जुम्मे का दिन इसलिए रखा गया था इबादत के लिए, बड़ी इबादत के लिए, कि तमाम इलाके के लोग, कम्युनिटी के लोग एक बड़ी जगह पे जमा होंगे, नमाज पढ़ेंगे, खुतबा इस लॉक लाइक दैट, जो अरबी में आप खुतबा दे देते हैं या तो पुराना किस्सा सुना देते हैं, खुतबा वो उस लायक कि भाई क्या हालात चल रहे हैं, दुनिया में क्या चल रहा है, मोहल्ले में क्या चल रहा है, ये पूरे हालात हाजरा पे एक आपने पूरे हफ्ते की बैठक करनी होती थी। ये इसकी रूल थी जुम्मे की, जो आपने किल कर दिए। अब ये टिकटॉक पे हो रहा है सर, लाइव बैठते हैं ना, हाँ मसले डिस्कस करते हैं, यूट्यूब पे करते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से हर चीज़ को 4th या 5th जनरेशन के थ्रू रेप्लिकेट कर दिया गया है। इतना आसान बना दिया कि आपको अपने बिस्तर से हिलने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ऑटोमेटिकली सर आपके अंदर एक स्पिरिचुअलिटी की भूख भी होती है, क्योंकि जब आपकी बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी हो जाएंगी ना, किसी आप ऐसे बंदे से मिलोगे जिसने ज़िंदगी में बहुत पैसा अचीव किया है या बहुत फेम अचीव किया या जो भी उसके दिल में था, जो जिस लड़की से बचपन से प्यार था उससे शादी हो गई, सर बात करोगे ना एक पॉइंट में आके कहेगा यार अब कुछ फील नहीं होता, लगता है मतलब जिंदगी में मज़ा ख़त्म हो गया, क्योंकि आपने गोल बना के उसको अचीव करना छोड़ दिया। यहाँ पे सोशल मीडिया या हिप्नोटिज्म स्पेशली यूज़ किया जाता है वो गोल सिंथेटिकली आप में प्लांट करने के लिए। आपको मतलब समझ में भी नहीं आएगा आप क्यों जी रहे हो, आपको मज़ा आ रहा है आप जी रहे हो, ये क्या ज़रूरत है सोचने की, चल रहा है ना, सब सही है, नौकरी चल रही है, खैर है, चलते रहने दो। 60, 70 या 80 पे जाके जब आपकी बॉडी इन केमिकल्स को प्रोड्यूस करना बंद करेगी ना, तो आपकी बॉडी और आपके माइंड में लड़ाई शुरू हो जाएगी। इसकी सबसे ज़्यादा वाइड स्प्रेड एग्जाम्पल अनफॉर्चुनेटली कैंसर है, बिकॉज कैंसर का अभी तक ये समझ नहीं आता कि ये कहाँ से आ रहा है। एंड यू वुड बी सरप्राइज्ड, कैंसर हैज़ बीन मेंशन्ड इवन इन द वेदास, इट्स दैट ओल्ड ऑफ अ डिजीज़। 5000 साल पहले तक इसके डॉक्यूमेंटेड इन्फॉर्मेशन मौजूद है कि ये एक डिजीज़ है। उस ज़माने में इसकी ट्रीटमेंट्स भी बताई गई हैं कि बेसिकली एक तरह का ट्यूमर होता है, आपका गोश है वो अपने आप से लड़ना शुरू हो गया है, एक तरह से इसको कहते हैं गलना शुरू हो गया है। ओके और ये प्रॉब्लम्स अब आपको मेजॉरिटी, आपको 20s और 30s की एज में जो लोग हैं उनमें अब आपको डिप्रेशन की बीमारियां मिलेंगी, उनमें आपको बाइपोलर डिसऑर्डर मिलेंगे। आज से आप 50 साल पहले चले जाए, किसी को पता भी नहीं होता था ये क्या चीज़ है भाई, तो यार डिप्रेशन है, पागल है, जा पार्क में वॉक करके आ, मूड सही हो जाएगा। आदमी मेरे घर वाले कहते हैं किस चीज़ का डिप्रेशन है तुझे, मैं 70 साल का हो गया, मैं डिप्रेशन नहीं हूँ, तो 40 साल का, 35 साल का। हमने एज बाउंड कर दिया ना इस चीज़ को भी। ये एज का कॉन्सेप्ट भी सर हमारे अंदर एक तरह से प्लांट किया गया है। आपकी बॉडी बाय डिफ़ॉल्ट, मुझे ये अगर कोई हमारे व्यूअर्स में से चाहे तो कमेंट कीजिएगा, मैं आपको इसका एग्जैक्ट डॉक्यूमेंट का रेफरेंस दे दूंगा। ये बाकायदा बायोलॉजिकल डॉक्यूमेंटेशंस हैं। तो माइक थोड़ा सा पास कर लें, मुझे कोई डर है कि आवाज़ आपकी तो मसला कर जाए। हाँ ठीक है। नहीं, मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर किसी हमारे व्यूअर को ज़रूरत है तो मैं इसका लिंक भी देने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि MK अल्ट्रा का भी, ये भी ऑनलाइन पब्लिश्ड है, CIA की वेबसाइट पर ऑफिशियली पब्लिश्ड है, कि आप खुद भी चेक करो कि चल क्या रहा है। सर आपकी जो बॉडी है ना, आपकी बॉडी ऑलरेडी एनर्जी इतनी प्रोड्यूस कर रही है कि आपको कुछ खाने पीने की एक्चुअली ज़रूरत है नहीं। जो खाने पीने का कॉन्सेप्ट है वो आपकी फिजिकल बॉडी को चाहिए होता है 25-30, मैक्सिमम 35 तक की एज तक। उसके बाद आपकी बॉडी जो है रेगुलेशन मोड में चली जाती है। अगर कोई बंदा 30 क्रॉस करता है ना, उसको ये फील भी होगा कि यार अब मुझे मतलब बॉडी में वो जान नहीं रही, ज़्यादा खाने की ज़रूरत है, मल्टीविटामिन्स चाहिए। वो मसला नहीं है। अभी तक आप जो जिस थॉट प्रोसेस से चलते हुए आ रहे हो ना, वो आपके अंदर इम्प्लांटेड है, वो बाहर से कोई ना कोई डाल रहा था। आपने 30 हिट किया है ना, तो अब आपको ज़रूरत पड़ रही है कि मैं उसको खुद जनरेट करूं, लेकिन क्योंकि आपको पता नहीं है कि आपने अपने आप को सेल्फ हिप्नोटाइज या सेल्फ मोटिवेट कैसे करना है, तो फिर या तो आप खाने की तरफ जाओगे या ग्रीड की तरफ जाओगे, या हो सकता है इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ो, कोई ना कोई और सोर्स ढूंढोगे, आउटसाइड सोर्स। आपको इन चीज़ों को अगर जड़ से ख़त्म करना है ना, तो उसका बेहतरीन इलाज तो ये है कि बचपन में जो है अपने आप को जितना हो सके इंसानों के बीच में रखें, टेक्नोलॉजी से दूर रहें। टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से पहले प्रॉपर्ली सीखें कि इसके नुकसानात क्या हैं, फिर फ़ायदे की तरफ जाएं। और नंबर 3, मेडिटेशन की आदत डालें। मैं यहाँ पे एक्चुअली कंक्लूड करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी जो बायोलॉजिकल रिसर्च है, जो साइंटिस्ट आजकल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक ह्यूमन बॉडी डिज़ाइंड है 160 to 180 ईयर्स चलने के लिए। इवन इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ इट द वे यू आर सपोज टू, अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर्स एंड अकॉर्डिंग टू साइंस, तो 110-100 ईयर्स कोई बड़ी बात नहीं है। आपको जर्मनी में दिखेगा, जापान में दिखेगा, स्कैंडिनेवियन एरियाज में दिखेगा, नेपाल में दिखेंगे, तिब्बत के पूरे एरिया में, जितने जहाँ रूहानियत स्ट्रॉन्ग है ना,
लोग रूहानियत पे काम करते हैं, वहाँ आपको ज़िंदगी की जो लाइफ स्पैन है वो आपको तवील मिलेगा। अरे आप जैसे जैसे शहर की तरफ आते जाएंगे 30-35 साल के लोगों को कमर का दर्द हो रहा है, 40 साल के लोगों को कह रहा है सर मेरे में अब जिद्दत नहीं रही, अब मुझसे बच्चे नहीं पैदा हो रहे। वहाँ पे वो 88-90 क्रॉस करेंगे, सुबह उठते हैं। यहाँ तक कि मैंने एबटाबाद इस साइड पे मेरा जाना हुआ है, 80-90 साल के लोग सर, वो उनका स्टैंडर्ड जो उनका चोगा टाइप के कपड़े होते हैं, सुबह सुबह फजर की अजान हुई पड़े पहाड़ पर चढ़ना शुरू हो गए। कहाँ जा रहे हैं यार? वहाँ बैठ के चाय पीने में मज़ा आता है। यहाँ पे 25 साल का 24 साल के बंदे में इतना स्टैमिना नहीं है कि बिना किसी मोबाइल फ़ोन के बस इसलिए ऊपर चल के जाए क्योंकि वहाँ पे उसको चाय पीने का मजा आता है। अब देखें, अब हम बात कर रहे हैं नेचर के साथ कनेक्ट होने की, क्योंकि सोल्यूशन इसका यही हर है। फितने से बचने के लिए, अपने दिमाग को बचा के रखने के लिए आपको नेचर के साथ कनेक्ट होना पड़ेगा। बेसिकली ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, फितने होते हैं, इनका जो मेन मोटिव होता है ना, आपको नेचर से काटने का होता है। एक दफ़ा आप नेचर से कट गए तो आप उनके हाथ की छड़ी और घड़ी बन के रह जाएंगे। आप फिर चलते फिरते इंसान तो होंगे पर किसी और के क्या कहते हैं पपेटियर आपको चला रहा होगा। ऐसा है आप एक ग्लव हो, किसी ने अपना हाथ आपके अंदर डाला होगा। कितने अफसोस की बात है तलत भाई कि आज हम अपने 2-3 साल के बच्चे के हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं, क्या ये चुप हो जाता है, दैट्स इट। ये वजह होती है, तंग नहीं करेगा, चुप रहेगा। वो बच्चे को हम नशा ही बना रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा। देखिए एक दफ़ा बच्चे ने मोबाइल देख लिया तो देयर इज़ नो गोइंग बैक, क्योंकि छोटा बच्चा है, उसको अपनी पूरे इन्वायरमेंट में और कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो उसको इंस्टेंट इतना डोपामिन और सेरोटोनिन दे रही है। उसका फिर इलाज ये है कि आप बच्चे के साथ बैठ के मोबाइल देखें, अकेले नहीं यूज़ करना। तमाम बच्चे जो है ना हमारे, हमें माने या ना माने, तमाम नोमोफोबिया का शिकार हो चुके हैं। इनके हाथ में मोबाइल नहीं होता, इनको पता ही नहीं अब हमने करना क्या है। ये रोएंगे, बदतमीज़ हो जाएंगे, चिड़चिड़ा जाएंगे। इनको खेलना ही नहीं सिखा रहे हम कि बच्चों के साथ खेलते कैसे, कम्युनिकेट कैसे करते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है। जब तक आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, दोस्तियां बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तब तक आपका दिमाग ग्रो होगा, आपकी ज़ात ग्रो होगी। जैसे ही आप सोशली कट जाएंगे इस छोटी सी एज में, तो सर फिर आप एक चलते फिरते एक रोबोट होंगे जिसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। मेंटली इंतहाई वीक, वो इंतहाई जल्दी मुतासिर हो जाने वाले। आप एक पपेट होंगे, आप इंसान तो नहीं हो सकते। आप पपेट आपके लिए एक बेहतर लफ्ज़ होगा फिर इस्तेमाल करना। आप इतने इम्पल्सिव हो गए कि आपको ज़रा सा ट्रिगर किया जाएगा और आप ठवाक करके न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कर दोगे। yes. और ये सिस्टमेटिकली किया गया है। ये 60s to 70s में शुरू हुआ था, जब ये सारी जब MK अल्ट्रा टाइप की जितनी भी रिसर्च है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ MK अल्ट्रा का नाम लिया, इसमें इसका एक काउंटर पार्ट भी है जिसको अगर चाहें तो डिस्कस किया जाता है, लेकिन उसके लिए भी फिर हमें वो तो फिर अलग सीरीज शुरू करनी पड़ेगी। वो KGP है, क्योंकि MK अल्ट्रा को मेनली लाने की जो वजह थी वो KGP को काउंटर करना था। देखिए अमेरिकन जो है ना, अमेरिका एज अ नेशनैलिटी और एज अ पीपल इतने पुराने नहीं है। वो मैक्सिमम आप कर लो 200-250 साल पुराना, 250-300 साल का है इनका। लेकिन आपके जो सोवियट्स है ना सर, उनकी जो हिस्ट्री है वो जाती है कम से कम 2 से 2,500 साल पीछे। तो उनके पास जिस तरह का लिटरेचर है और उनके पास जो ईज़ ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन है, क्योंकि जिस लेवल पे सोवियट्स ने एक्सपेरिमेंट किया है ना, आप उसके बारे में पढ़ना शुरू करोगे, आप कहोगे MK अल्ट्रा कुछ भी नहीं है, मैं आता हूँ, मैं वॉलंटियर करने को तैयार हूँ MK अल्ट्रा में। और इस तरह काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने किया भी है, क्योंकि वो देखते हुए आ रहे थे ना कि ऑलरेडी सोवियट्स किस चीज़ के केपेबल हैं। उन्होंने कहा इनको काउंटर करने के लिए इनके लेवल के लोग चाहिए, तो उनको इवेंचुअली फिर नाज़ीज़ को ही पकड़ना पड़ा। अच्छा, आपने KGB के नाम लिया ना जी। KGB के प्रोजेक्ट्स और किस तरह के होते थे, मैं आपको मज़े का बताऊं। इनका बड़ा एक ख़तरनाक किस्म का इनका एक प्रोग्राम था। उस प्रोग्राम का नाम था डेड हैंड। यस, डेड हैंड प्रोजेक्ट जो था उसके मुताबिक कि अगर अमेरिका हमला कर देता है यहाँ पे सोवियत पे और पूरा सोवियत तबाह हो जाता है सर, तब भी उस प्रोग्राम के तहत वो ऑटोमेटिकली इतना कैपेबल था कि वो अमेरिका की तरफ एटमी मिसाइल दागता। वो सीन ये था कि भाई कि उनको अगर उस सिस्टम को एक ख़ास उसमें फोर्स में वेक्टर स्केल पे जलज़ला फील हुआ, उस जलज़ले के 5 मिनट के अंदर अंदर या कुछ मिनट के अंदर अंदर कुछ जो मुंतखब जनरल्स थे सोवियत के, वो आके डीएक्टिवेट ना करते तो वो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाता कि भाई वो समझ जाता कि भाई मुझ पे हमला हो गया, सोवियत तबाह हो चुका है, अब अमेरिका को तबाह कर दो। अब सोचें ये 60s-70s की बात हो रही है। 60s-70s की बात हो रही है। उस ज़माने में उन्होंने इस लेवल की मैकेनिकल AI बना के डाल दी थी कि हमारा मुल्क तबाह हो जाए तो उनको भी तबाह करना है। KGB तो KGB था सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो ये बेसिकली ये चल रहा था साइड बाय साइड। जैसे ही आपका USSR ख़त्म हुआ है ना, अच्छा USSR ख़त्म होने की लोग अलग अलग वजूहात देते हैं। मैं यहाँ पे एक रेफरेंस ज़रूर देना चाहूँगा, आपने शायद इस बारे में पढ़ा हो, शर्नोबिल जी, ठीक है ना। तो आपका जो USSR कोलैप्स हुआ उसमें सबसे बड़ा हाथ बेसिकली शर्नोबिल एक्सीडेंट का था, क्योंकि शर्नोबिल बेसिकली छोटा सा गांव था जहाँ पे इन्होंने न्यूक्लियर प्लांट लगाया था। यूँ समझ लें कि जितना एक बम में इस्तेमाल होता है ना, उसका 10 गुना उन्होंने उसमें ले जाके यूरेनियम फिट कर दिया।
और सिर्फ इस चक्कर में वो उसको ओवरहॉल करते रहे कि हम USSR हैं, हम सोवियट्स हैं, हमसे गलती हो ही नहीं सकती। ईगो के चक्कर में वो पूरा का पूरा मेल्टडाउन में चला गया। उसकी और बड़ी बेहतरीन एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है चेरनोबिल पे। सर वो चेरनोबिल पे आज तक न्यूक्लियर फिजन एक्टिव है और कह रहे हैं कोई 20 से 25,000 साल तक इतना ही न्यूक्लियर निकलता रहेगा मैक्सिमम। जो अभी तक प्यूटिन ने जो मेन काम किया है ना सब आते ही फॉरन, वो चेरनोबिल के ऊपर एक पूरा डोम लगाया है और वो भी अभी रिसेंटली जाके 2002 या 2001 ऐसे कुछ जाके कंप्लीट हुआ है। वरना इतनी रेडिएशन है उसमें कि अगर वो खुला कुछ छोड़ दिया जाए ना, जो चेरनोबिल के एक्सीडेंट के बाद भी हुआ सर, पोलैंड तक, न्यूजीलैंड, पोलैंड तक, स्वीडन तक जो है ना वो सारी आपकी रेडिएशन की वेव्स आ रही थी। वहाँ तक कह रहे हैं कि वहाँ पे जो गाय थी उन्होंने जो दूध दिया है वो दूध दिन बच्चों में पैदा हुआ है वो डिफॉर्म्ड पैदा हुए हैं। इतना खतरनाक डैमेज हुआ है। अब ये जो 1991 में जाके चेरनोबिल की वजह से USSR डिसॉल्व हुआ है ना, तो आपके पास CIA एक ऐसे पॉइंट पे आ गई कि उनको ये समझ नहीं आ रहा था, यूँ समझ लें कि अब जो हमने सारी टेक्नोलॉजी जमा कर ली करना है, क्या है इसका, अब हम कहाँ इस्तेमाल करें? क्योंकि पहले एक तरह की पोलैरिटी थी, अब एक यूनिवर्सल वर्ल्ड ऑर्डर आपका जो है ना खुल के सामने आ गया। ये रफली 91-92 में जाके हुआ है। तो आपको जितना भी आउट ऑफ कंट्रोल दिखेगा ना MK अल्ट्रा का इफेक्ट, कि इन्होंने जो जो चीज़ें रिसर्च की उनको अब इन्होंने एक तरह से कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, वापस समेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। वो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर बन गया ना कि क्रिएट तो हो गया, अब टाइम नहीं हो पा रहा है इनसे। यार अब आपके पास इंटरनेट आ गया तो ये इन्फॉर्मेशन गलत लोगों के लिए एक्सेस करना काफ़ी आसान हो गया है। प्लस पहले जो है आपका पुराने वक्तों में होता था सिल्क रोड या ऐसे हिडन रूट्स होते थे जहाँ से चीज़ें स्मगल की जाती थी जो कि बड़ी बड़ी रियासतें अलाउ नहीं करती थी। अब आपके पास डार्क वेब है, अब आपके पास टेलीग्राम है, अब आपके पास ऐसी ऐसी ऐप्स हैं जो आप अपने मोबाइल में बैठ के चला रहे हो। आप यहाँ बैठे बैठे इतनी खतरनाक चीज़ें मंगा सकते हो या इतना हाई लेवल पे प्रोपेगेंडा क्रिएट कर सकते हो कि 15 मिनट लगेंगे, आग लग जाएगी। बस देखें नेक्स्ट टॉपिक डार्क वेब हमारा इंशाल्लाह। डार्क वेब पे घुसने के लिए तो सर वो फिर सीरीज वो तो फिर डन करते हैं नेक्स्ट एपिसोड डार्क वेब। डन है, ठीक है सर, इसमें घुसते हैं। आई होप कि ये जो 3 एपिसोड की हमारी सीरीज़ थी जिसमें हमने CIA की बात की, हॉलीवुड की बात की, और CIA का नोटोरियस प्रोजेक्ट जो था MK अल्ट्रा उस पर बात की, फिर उसके अंदर हमने साइकेडेलिक्स पे बात की, हमने काले जादू पे भी बात की, और आज हमने हिप्नोसिस पे बात करके इसको सम अप करने की कोशिश की है। मज़ीद फ्यूचर में कोई चीज़ें हमें इसमें समझ आएँ या हम समझ सके तो इंशाल्लाह वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। आज के लिए मुझे और हमारे प्यारे भाई तलत चौधरी साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।